हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज सेट नंबर 10 की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन कवर कर रहे हैं। गाइज जनरल साइंस के क्वेश्चंस है, सामान्य विज्ञान के जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस अपन कवर कर रहे हैं। साथ साथ में देखिएगा गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन सभी आपके अच्छे से एग्जाम के लिए क्लियर होने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली क्वेश्चन है। तो गाइज देखते हैं पहला क्वेश्चन देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया हो तो घंटे के निशान को जरूर चेक कर लीजिएगा। परमाणु विखंडन रिएक्टर में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? देखिए गाइज, विखंडन किसको बोला जाता है? विखंडन बोला जाता है फिजन को। ओके गाइज, जिसके अंदर छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं उसको कहते हैं विखंडन। नहीं सॉरी, विखंडन के अंदर बड़ा नाभिक टूटता है छोटे छोटे नाभिकों के अंदर। इसके विपरीत होता है गाइज संलयन। संलयन को इंग्लिश में बोला जाता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब हो गया छोटे छोटे नाभिक मिलके बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे और एनर्जी मिलेगी। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया अपना विखंडन और संलयन का। विखंडन का एग्जाम्पल की बात करें तो गाइज अपना जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम है वो इसका एग्जाम्पल होता है विखंडन का। संलयन का एग्जाम्पल की बात करें तो गाइज आपका जो हाइड्रोजन बम है वो एग्जाम्पल होता है किसका? संलयन का। संलयन अभिक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन देख लेते गाइज। मध्यस्थ को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है गाइज मॉडरेटर। शीतलक को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है गाइज कूलांट। त्वरक जो तेजी से करे या एक्सीलरेटर अपने इसको बोल सकते हैं। नियंत्रण उपकरण या इसको कह सकते हैं अपन कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट या कंट्रोल छड़े अपन इनको बोल सकते हैं। अब आपका क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। देखिएगा मॉडरेटर के रूप में यानी न्यूट्रॉन की स्पीड कम करनी है। न्यूट्रॉन की स्पीड कम करनी है तो अपने को चाहिए मॉडरेटर। और मॉडरेटर के लिए अपन काम में लेते हैं गाइज, एक तो ग्रेफाइट काम में लेते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ में अपन D2O का काम में लेते हैं। D2O बोलते हैं भारी जल को। इसका मेन मकसद ये है कि न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना, क्योंकि किसी नाभिक के ऊपर अपन न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो अपने को 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। ओके गाइज, फिर से आगे 3 न्यूट्रॉन और मिलते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन की स्पीड कम करने के लिए अपन काम में लेते हैं मॉडरेटर का। कूलांट या शीतलक के रूप में अपन किसका काम में लेते हैं गाइज? शीतलक के रूप में अपन काम में लेते हैं या तो D2O का काम में ले सकते हैं अपन, या अपन किसका काम में ले सकते हैं गाइज? या अपन काम में ले सकते हैं गाइज मोल्टन सोडियम का। और इसका मतलब क्या होता है? जो भी हीट जनरेट होती है उसको एब्जॉर्ब करके, उसको एब्जॉर्ब करना। जो भी हीट प्रोड्यूस्ड होती है उसको एब्जॉर्ब करके दूर करना। कंट्रोल छड़ों के रूप में अपन किसका काम में लेते हैं गाइज? कैडमियम की छड़ें और बोरोन की छड़ें काम में लेते हैं। हर चीज़ क्लियर करनी है, अच्छे से एग्जाम में पूछी जा सकती है हर चीज़। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा एक्सीलरेटर का कोई काम नहीं है। अपने को तो न्यूट्रॉन की स्पीड कम करनी है, ना कि न्यूट्रॉनों की स्पीड बढ़ानी है। तो त्वरक का कोई काम में नहीं आता, बल्कि मॉडरेटर का काम में लिया जाता है न्यूट्रॉन की स्पीड कम करने के लिए, जिसके लिए अपने को ग्रेफाइट और D2O का यूज लिया जाता है। कूलांट के लिए अपन D2O या मोल्टन सोडियम का काम में लेते हैं। और कंट्रोल रॉड के लिए अपन कैडमियम और बोरोन की छड़ें काम में लेते हैं। विखंडन का एग्जाम्पल है परमाणु बम और संलयन का एग्जाम्पल गाइज है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है अपना गैस रिसाव का पता लगाने के लिए मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा एक महक एजेंट LPG सिलेंडर में जोड़ा जाता है? देखिए गाइज, गैस लीकेज हो रही है और गैस लीकेज का अपने को पता कैसे चलेगा? कौन सा कंटेंट है उसके अंदर भरा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। गैस लीकेज का अपने को पता कैसे चलेगा उसके बारे में अपने को बताना है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थियो इथेनॉल। थियो इथेनॉल की बात करें तो गाइज इसको इंग्लिश में बोला जाता है थियो इथेनॉल। थियो इथेनॉल, इससे अपने को पता चलता है कि जो LPG सिलेंडर अपना लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर है उसके अंदर लीकेज हो रहा है। अब गाइज इसका दूसरा नाम भी है थियो इथेनॉल, भी आप इसको बोल सकते हो, या आप इसको इथाइल मर्केप्टॉन भी इसको बोल सकते हो। इथाइल मर्केप्टॉन भी इसको बोल सकते हो या थियो इथेनॉल भी बोल सकते हो। एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछे तो आपको बताना है C2H5SH। ध्यान में रखना, इसमें OH मत लगाना, ओल दे के आप OH लगा दोगे तो इसके एंड में आता है SH, C2H5SH। ठीक है गाइज, और ये क्या है? ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये स्मेलिंग कंपाउंड है। स्मेलिंग का मतलब जिससे गंध आती हो, ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कंपाउंड है। क्लियर हो गया? LPG सिलेंडर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर जो गैस लीकेज का पता चलता है, जो गंध आती है वो गंध आती है थियो इथेनॉल की। थियो इथेनॉल को इथाइल मर्केप्टॉन भी बोला जाता है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5SH, और ये क्या है? एक स्मेलिंग कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्फा कण में निम्न में से क्या होता है? अल्फा कण, देखिएगा अल्फा, बीटा और गामा जो कण है इनके बारे में अपने को बताना है कि अल्फा कण में क्या होता है। अल्फा कण अपन बोलते किसको है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि इस पर कितना चार्ज होता है वगैरह वगैरह, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो गाइज देखिएगा, अपना जो हीलियम होता है उसको अपन बोलते हैं अल्फा कण। ये तो आपको क्लियर हो गया।
बिट्टा दो प्रकार के होते हैं गाइज, यदि आपका -1 E0 है या +1 E0 है, तो ये जो -1 E0 है इसको बोला जाता है गाइज बिट्टा, और इसको बोला जाता है गाइज पॉजिट्रॉन, इसको बोला जाता है पॉजिट्रॉन, और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, यानी 0 चार्ज होता है इसके ऊपर। तो गाइज इसके ऊपर कितना चार्ज हुआ, इस पर कितना चार्ज हुआ 2He4, तो इसके अंदर होगा +2 चार्ज हो गया इसके ऊपर, ठीक है गाइज। इस पे कितना चार्ज होता है, इसमें -1 चार्ज होता है। गामा पे कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइज। तो यहाँ पे आपका 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। 2He4 इसका मतलब गाइज इसका 2 प्रोटॉन है इसके अंदर, इसका द्रव्यमान 4 है, द्रव्यमान मास इसका 4 है, तो न्यूट्रॉन हो गए 4 - 2 यानी 2। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को बोला जाता है अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब 2He4। -1 E0 को बोला जाता है बीटा, और बीटा पे होता है -1 चार्ज होता है। +1 E0 को गाइज पॉजिट्रॉन बोला जाता है। गामा पे कोई चार्ज नहीं होता। अब देखिए गाइज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लीजिएगा, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात करें तो चार्ज तो वो होता है गाइज +1.6 × 10 - 19 गुलाम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है गाइज -1.6 × 10 - 19 गुलाम, और गाइज न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है गाइज 1.6726। एग्जाम में श्योर क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल से क्वेश्चन है, × 10 - 27 kg। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है गाइज, इसका होता है 9.11 × 10 - 31 kg। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है गाइज, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है इसके लगभग बराबर होता है 1.6969 कर दीजिएगा आप, 6929 × 10 - 27 kg। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है अप्रोक्सीमेट बराबर होता है, ठीक है गाइज। हर एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सी गैर विषैली गैस, गैर विषैली का मतलब आप समझते हो नॉन टॉक्सिक, यानी जो जहरीली नहीं है, नॉन टॉक्सिक गैस फल को पकाने के लिए एंजाइम के निर्माण में मदद करती है। फलों को पकाने के लिए अपन कौन सी गैस का काम में लेते हैं जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, और वो एंजाइम्स हैं फल को पकाने में मदद करते हैं। अपने को यहाँ पे बताना है फलों को पकाने के लिए अपन कौन सी गैस काम में लेते हैं जो एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन है एसिटिलीन, इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में एसिटिलीन। एसिटिलीन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एल्केन ग्रुप का सदस्य है, ये तो आपको पता है। एल्केन, एल्केन, एल्काइन होते हैं, ये तो आपको पता है कि एल्केन होता है, एल्किन होता है और एल्काइन होता है, 3 होते हैं। इसको बोलते हैं अपन CnH2n+2, इसको बोलते हैं CnH2n, और इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। तो एल्किन का हो गया, तो इसके अंदर गाइज इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है C2H2। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, C2H4। गाइज इसका फॉर्मूला क्लियर करना। एसिटिलीन का C2H2 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना बन जाता है एन की जगह 2 रखूँ तो 2 दूनी 4 बनना चाहिए C2H4। गाइज इसका फॉर्मूला क्लियर कीजिएगा एक बार एल्किन का। ओके गाइज, एसिटिलीन है अपना एल्किन ग्रुप का सदस्य है, ठीक है गाइज। एसिटिलीन अपना एल्किन ग्रुप का है। इसका फॉर्मूला देखिएगा या तो C2H2 होगा या फिर C2H4 होगा, कन्फर्म कर लीजिएगा एक बार इस फॉर्मूले को, ठीक है। जो डाउट में हो तो उसको अपन डाउट में छोड़ देते हैं। तो एसिटिलीन का ये हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसिटिलीन का यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट क्या है। गाइज जो खाद होती है वो एक वर्मी कंपोस्ट का ही एग्जाम्पल है। जो खाद होती है वो वर्मी कंपोस्ट का ही एग्जाम्पल है। उसके अंदर क्या होता है, मतलब कीड़े वगैरह उसको मतलब इस तरीके से कर देते हैं, मतलब जो गोबर वगैरह होता है उनको कीड़े वगैरह होता है, केंचुए वगैरह हो गए या सफ़ेद कीड़े हो गए, उसका वो मतलब उसको टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर देते हैं। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो क्या चीज़ है, अकार्बनिक उर्वरक, जहरीला पदार्थ, ये तो हो नहीं सकता, जैविक जैव उर्वरक या सिंथेटिक। तो गाइस देखिएगा दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ए और सी में से अपने को बताना है कि क्या आंसर बनेगा। अकार्बनिक है या जैविक जैव उर्वरक है वर्मी कंपोस्ट जो खाद है। गाइस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जैविक जैव उर्वरक। जैसे कि जो गोबर वगैरह है उनसे जो खाद बनती है वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। उसके अंदर जो खाद बनाने में मदद कौन करते हैं, केंचुआ वगैरह होते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं, ये इसको मदद करते हैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए। तो ये क्या चीज़ है गाइस, जैविक जैव उर्वरक है। परमाणु के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं गाइस एटम। एटम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिएगा परमाणु हमेशा अणुओं के रूप में संयोजित होते हैं। देखिएगा गाइस परमाणु मिलके अणु का निर्माण करेंगे, पहला स्टेटमेंट सही है।
पहला स्टेटमेंट कहना चाह रहे हैं कि परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करेंगे, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अणु है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर अणु बनता है। क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि परमाणु वे मूल इकाई है जिनसे अणु और आयन का निर्माण होता है। परमाणु से अणु बनते हैं और आयन का निर्माण होता है। सही है स्टेटमेंट्स। परमाणु प्रकृति में हमेशा तटस्थ होते हैं, यानी स्टेबल होते हैं। ये भी सही है। परमाणु की बात हो रही है। परमाणु बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं और ऐसे पदार्थों का निर्माण करने के लिए जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो गाइस इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो यानी इसकी वजह से अपना स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यदि परमाणु मिलकर जैसे कि ऑक्सीजन बना दी, तो ऑक्सीजन को आप देख सकते हो गया, छू सकते हो गया। ठीक है गाइस। तो मतलब तो परमाणु बड़ी संख्या में एकत्र होकर ऐसे पदार्थ का निर्माण करें जिसे हम देख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है गाइज। शुरू में कहा गया था परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आगे जाके पता चला कि परमाणु भी विभाज्य कण है। और परमाणु के अंदर किस किस का पता लगाया गया? परमाणु के अंदर पता लगाया गया कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके से पहले कहा गया था डाल्टन के द्वारा कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन बाद में पता चला परमाणु विभाजित होता है। किस किस के अंदर? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में मैंने बता दिया, कितना क्या चार्ज होता है वगैरह वगैरह। और इनको क्या बोला जाता है गाइज? इनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन बोला जाता है। और जितना भी गाइज एटम का जो द्रव्यमान होता है उसका अप्रोक्सीमेट 99.99% होता है किसके अंदर? नाभिक के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? द्रव्यमान है। निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मूल कारण है? सूर्य से अपने को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा विकिरण का मेन कारण क्या है गाइज? संलयन अभिक्रिया, संलयन को बोला जाता है फ्यूजन, या विखंडन, या केमिकल अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, या प्रसार बताना है। सूर्य से ऊर्जा मिलती है तो किसका एग्जाम्पल है? तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में संलयन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया का मतलब है छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और अपने को ऊर्जा मिलती है। ठीक है गाइज। और ये अभिक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो। इसलिए पृथ्वी पे ये पॉसिबल नहीं है टेम्परेचर, इसलिए पृथ्वी पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन बम इसका एग्जाम्पल है, ध्यान में रखना। संलयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है और इसको गाइस अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। जब तांबे या निकल जैसी धातुओं से बने सामान्य आभूषण को साल्ट ऑफ गोल्ड इंग्लिश टर्म्स हैं, साल्ट ऑफ गोल्ड के घोल में रखा जाता है तो सोने की पतली परत किसके द्वारा जमा की जाती है? जब तांबे या निकल जैसी धातुओं से बने सामान्य या आभूषण को, तांबा का कोई आभूषण है, निकल का कोई आभूषण है, उसको अपन साल्ट ऑफ गोल्ड के सॉल्यूशन के अंदर रख दें, जैसे कि गोल्ड के सॉल्यूशन में रख दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर सोने की पतली परत चढ़ जाती है। तो किसके द्वारा? ये कौन सी परत? सिंपल सी बात है, आभूषणों के ऊपर अपन सोने की परत चढ़ाते हैं तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा चढ़ाया जाता है, ये अपने से पूछा गया है। डिग्री सेल्सियस से ठंडा करके, या गर्म करके, या इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके, या 10 मिनट के लिए रखने पे। तो गाइस इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विद्युत प्रवाह पारित करके या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके। और गाइस इसके अंदर जो प्रोसेस काम में ली जाती है ये कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी किसी भी चीज़ की परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। और ये किसके द्वारा की जाती है गाइज? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, विद्युत अपघटन या अपन कह सकते हैं विद्युत प्रवाह करके, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा देखिएगा प्रोसेस की जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। और ये पूरी कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु की परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। और उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करके चढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। भारी पानी का क्या अर्थ है? आंसर साथ में आ गया, कोई बात नहीं, आंसर हो जाएगा इसका ड्यूटरेट जल। भारी पानी बोलते हैं गाइज D2O को। D2O क्या है गाइज? ड्यूटरेट जल, ये क्या है? हाइड्रोजन का, अपन इसको समस्थानिक बोल सकते हैं, भारी पानी D2O। और इसका गाइज जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है, अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो होता है गाइज 20। और नॉर्मल जो H2 है उसका जो अणुभार होता है गाइज वो होता है 18। ये आपको ध्यान में रखना। 1H1, 1H2 और 1H3 होता है गाइज हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम और ये होता है ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम जल या D2 अपन इसको बोलते हैं भारी पानी। एक शरीर पर नकारात्मक चार्ज है, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं
बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? कोई भी बॉडी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा? यह अपने कुछ प्रोटॉन खो दिए। क्या ये प्रोटॉन खोने से नेगेटिव चार्ज बनता है क्या? आपके पास में रुपए हैं, आप किसी को रुपए दोगे तो आप पॉजिटिव कहलाते हो, या किसी से रुपए ले लोगे तब नेगेटिव कहलाते हो। ऑब्वियसली आप किसी से रुपए ले लेते हो तभी तो आप पे कर्जा होएगा, यानी आप नेगेटिव हो। यानी ये बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तभी तो ये नेगेटिव कहलाएगा। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसने बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉनों का अधिग्रहण किया है। यदि बाहर से कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो ये हो जाती है नेगेटिव चार्ज, और इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देती है तो ये हो जाती है पॉजिटिव। उसी प्रकार से जैसे आप किसी को रुपए दे देते हो तो आप कहलाते हो पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का उपयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये समुद्र के पानी में नहीं गलती? नाव बनाने के लिए किया जाता है, और क्यों किया जाता है? क्योंकि ये समुद्र के पानी से नहीं गलती। साथ ही साथ में ये जो भी अपन एक्वा रेजिया बोल सकते हैं, एक्वा रेजिया जिसको क्या बोलते हैं अपन HNO3+3HCl, ये भी इसको नहीं गला सकता। दिए गए ऑप्शन में से ये भी इसको नहीं गला सकता। एक्वा रेजिया या HNO3+3HCl ये भी इसको नहीं गला सकता। समुद्र का पानी भी नहीं गला सकता जिसके अंदर नमक होता है। तो नाव बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है गाइज? क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम का यूज किया जाता है। और टाइटेनियम का सिंबल होता है गाइज Ti। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 22। ध्यान में रखना, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 22। टाइटेनियम का यूज किया जाता है जिसका ये होता है 22 एटॉमिक नंबर होता है। साथ ही साथ में पूछ ले कि टाइटेनियम की खोज किसके द्वारा की गई? तो टाइटेनियम की खोज की गई थी गाइज विलियम ग्रेगर के द्वारा। विलियम ग्रेगर के द्वारा टाइटेनियम की खोज की गई जिसका परमाणु क्रमांक होता है 22। कॉन्टैक्ट लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बने होते हैं? आंखों की बात हो रही है, आंखों के अंदर जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं तो आपको बताना है कि कॉन्टैक्ट लेंस किससे मिलकर बने हुए होते हैं। पॉलीविलाइन क्लोराइड, पॉलीस्टाइन, ल्यूसाइड या टेफ्लॉन? तो गाइज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूसाइड के साथ में। और ल्यूसाइड होता क्या है? ये बहुलक होता है गाइज किसका? ये बहुलक होता है मिथाइल मेथा एक्रिलाइट, मैथ एक्री HCRYLAT। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ल्यूसाइड किसका बहुलक होता है? तो ये होता है मिथाइल मैथ एक्रिलाइट का बहुलक होता है। ल्यूसाइड किसका बहुलक होता है? मिथाइल मैथ एक्रिलाइट का बहुलक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ में कॉन्टैक्ट लेंस है, ये ल्यूसाइड से मिलके बने होते हैं। और ल्यूसाइड के और भी नाम होते हैं जैसे कि प्लेक्सीग्लास हो गया, ये इसके नाम होते हैं। प्लेक्सीग्लास भी इसका एक नाम होता है गाइज। इसी प्रकार से जैसे ये एक्रिलाइट है तो आप इसको एक्रिलाइट भी बोल सकते हो। ओके गाइज, इसी प्रकार से कई नाम होते हैं, बस आप लोग ये ध्यान में रख लीजिएगा, प्लेक्सीग्लास या एक्रिलाइट इसको बोल सकते हैं। और एक इसका गाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो ल्यूसाइड या कॉन्टैक्ट लेंस होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.4905। ठीक है गाइज, जैसे वैक्यूम का कितना होता है? निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पानी एक अच्छा शीतलक है और इसका उपयोग कार, बस, ट्रक आदि के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पानी एक बहुत ही अच्छा शीतलक है। इसका उपयोग कार, बस, ट्रक आदि के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। पानी के अंदर क्या पाया जाता है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा, निम्न सतह तनाव, उच्च क्वथनांक या टेफ्लॉन? तो गाइस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। पानी के अंदर उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है इसकी, इसी वजह से इसका शीतलक के रूप में यूज किया जाता है। और ये गाइस विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा देखिए गाइस, इंग्लिश बोले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जैसे कि गाइस कोई भी पदार्थ मेरे पास है, उसका इकाई द्रव्यमान ले लिया मैंने, ठीक है गाइस। किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना तापमान की ज़रूरत होती है वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो वो कहलाते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक कच्चे माल से बना है? कौन सा पदार्थ प्राकृतिक कच्चे माल से बना है गाइज? बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बाकी आर्टिफिशियल देखने को मिलेंगे आपको, कृत्रिम।
कृत्रिम कृत्रिम। रेयॉन को आप देखोगे तो ये है प्राकृतिक कच्चा माल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्राकृतिक बहुलक से मिलके बनता है। और किससे मिलता है ये? रेयॉन क्या चीज़ है गाइज? रेयॉन है आपका सेलुलोज निर्मित, सेलुलोज से बना हुआ फाइबर, या अपन तंतु भी बोल सकते हैं। सेलुलोज से बना हुआ फाइबर है या सेलुलोज से मिलके बना हुआ तंतु है क्या? रेयॉन। प्राकृतिक बहुलक है। और जो कपड़ा उद्योग के अंदर काम आने वाले रेयॉन को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है विस्कोस रेयॉन। कपड़ा उद्योग के अंदर जो रेयॉन काम में आता है उस रेयॉन को बोला जाता है गाइज विस्कोस रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 16, आटा में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य क्या है? देखिए गाइज, खाने के लिए जो आटा होता है, पूड़ी वगैरह बनाई जाती है, रोटियां बनाई जाती है, उसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा को बोला जाता है गाइज NaHCO3। इसका मतलब हो गया खाने का सोडा भी इसको बोल सकते हो आप। तो ये मिलाया जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने, नमी पैदा करने के लिए, अच्छा स्वाद देने के लिए, अच्छा रंग देने के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। तो ऑब्वियसली अपन इसको मिलाते हैं CO2 पैदा करने के लिए और उनके अंदर फुलावट देने के लिए, पूड़ियाँ फूल जाए और डाइजेशन सही से हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, खाने का सोडा बोला जाता है। इसके अपोजिट होता है एक Na2CO3 जिसको बोला जाता है धावन सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें H है, बाई लग जाता है। निम्न में से किस रूप में कार्बन प्रकृति में अपने शुद्धतम रूप में होता है? कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्धतम रूप में होता है, बताना आपको। आंसर लगा हुआ आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हीरा। सबसे शुद्धतम रूप, देखिए गाइज, कार्बन होता है, इसके 3 अपरूप होते हैं, 3 समस्थानिक हो गए, 8612, 8613, 8614, ये तो हो गए इसके समस्थानिक। अपरूप की बात करें तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, कोयला, ये इसके अपरूप है। सबसे शुद्धतम होता है हीरा। शुद्धतम का मतलब तो इसको जलाने से बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है। आंसर हो जाएगा ये। सबसे कठोरतम होता है ये हीरा, सबसे हार्ड, और सबसे मुलायम अपन कहते हैं इसको ग्रेफाइट होता है। सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट और हार्ड होता है हीरा। क्लियर है। और गाइस, कार्बन के अंदर पाया जाता है संकलन प्रॉपर्टी। संकलन या कैटिनेशन प्रॉपर्टी गाइस कार्बन के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी इसके कार्बन के कई सारे कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी ओनली कार्बन के अंदर ही होती है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, संकलन प्रॉपर्टी किसके अंदर पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। जोरी की रुज क्या है? जोरी इसको बोलते हैं गाइस ज्वेलर्स, इंग्लिश में बोला जाता है ज्वेलर्स रोग, ये बोला जाता है। जोरी की रूज क्या है? इसका मतलब होता है कि गाइस शाइनिंग प्रोवाइड करना, पॉलिशिंग, जैसे कि आभूषण हो गया, आभूषण के ऊपर पॉलिशिंग करने के लिए किसका यूज किया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ज्वेलर्स ROGU रूज इसको बोला जाता है। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? जोरी की रूज क्या है? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, या फेरस कार्बोनेट, या फेरिक कार्बोनेट। पॉलिशिंग के लिए काम में लिया जाता है गाइस, सुनार वगैरह होते हैं वो पॉलिशिंग के लिए काम में लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड काम में लिए जाते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है गाइस Fe2O3। इसका मेन उद्देश्य ये है कि आभूषणों के अंदर चमक पैदा करने के लिए, ओके गाइस, चमक पैदा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। निम्न में से किसके निर्माण में मिश्र धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? मिश्र धातु को इंग्लिश में बोला जाता है MISCHE, मिश्र मेटल। मिश्र मेटल का यूज किया जाता है। और गाइस ये किससे मिलके बनता है? मिश्र मेटल बनता है गाइस सीरियम से, और इसके अंदर होता है गाइस लेंथेनम होता है। लेंथ सीरियम हो गया, लेंथेनम हो गया, इसके बाद में नियोडाइमियम होता है इसके अंदर, नियोडाइमियम हो गया, और पैरासिडिमियम हो गया। कितना परसेंट होता है? सीरियम इसके अंदर होता है 50% होता है, लेंथेनम इसके अंदर 25% होता है, नियोडाइमियम इसके अंदर 18% होता है, ये 5% होता है, बाकी 5% अदर मेटल और होते हैं। तो ये जो मिश्र मेटल है, निम्न में से किसके निर्माण में मिश्र धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? आपको बताना है। यदि मिश्र मेटल के साथ में अपन आयरन मिला दें तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट पैदा करें, बिजली, या अपन कह सकते हैं आग निकालेगा ये। तो आग निकालने के लिए किसके अंदर यूज में लिया जाता है? सिगरेट लाइटर के अंदर यूज किया जाता है। यदि मिश्र मेटल और आयरन का कॉम्बिनेशन किया जाए तो अपने को लाइट, ये आग निकलेगी, और इसका यूज किया जाता है गाइज
लाइटर में, सिगरेट लाइटर में। क्लियर है। मिस मेटल के अंदर सीरियम होता है 50%, लेंथेनम होता है, नियोडाइमियम होता है, पैरासीडियम होता है। शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। पीएच की बात करें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, 0 से 14 इसकी स्केल होती है, 7 पे उदासीन होता है, इधर अम्ल होता है और इधर क्षार होता है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ में गाइस जो ब्लड का होता है 7.4 होता है, जो आंसू होते हैं उसका 7.4 होता है, नींबू का अप्रॉक्सीमेट 3 से कम होता है। ठीक है गाइज, तो ये था अपना। बाकी क्वेश्चन अपन देखेंगे गाइज नेक्स्ट शिफ्ट में देखेंगे, ये आपके लिए बता छोड़ रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सेट 11 में। आप आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, बाकी अपन सेट नंबर 11 में इसको सॉल्व करेंगे। कौन सा एक तत्व है कमेंट करके आप लोगों को बताना है, टोपाज है, हीरा है, मणिक है, नीलम है। तो सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ गाइज मैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। डीपली सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ी कम लेने पड़ेंगे, ऐसे वीडियो अपना लेंथी बन जाता है। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।